सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण के खतरे। तीसरा, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं। चौथा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके दुष्प्रभाव लिखिए। पांचवा, पर्यावरण की रक्षा हेतु वैश्विक प्रयास। छठवां, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा एवं अलग अलग जिम्मेदारियां। सातवां, चिपको आंदोलन। आठवां, संसाधनों की भू राजनीति। और नौवां, मूलवासी और उसके अधिकार। तो बच्चों, आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें सबसे पहले दोनों शब्दों को समझते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण क्या होता है और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो पर्यावरण का मतलब है कि हमारे चारों ओर का आवरण, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पठार, नदियां, हवा, सूर्य का प्रकाश और समस्त सजीव एवं निर्जीव पदार्थ सब मिलकर के पर्यावरण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं वे समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो बच्चों, पर्यावरण की समस्या बहुआयामी है। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की कमी व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी शामिल है। पर्यावरण समस्या का स्वरूप ऐसा है कि उसके कारण व परिणाम वैश्विक स्तर पर है। इसका समाधान केवल एक देश के प्रयासों के द्वारा संभव नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं विकास की गलत रणनीति के कारण संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो मानव सुरक्षा के साथ साथ उसके अस्तित्व का संकट भी उपस्थित हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण शाब्दिक रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य उन सब वस्तुओं से है जो किसी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु को चारों ओर से ढके हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून सन 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत समस्त जल, वायु और भूमि को तथा जल, भूमि, मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों को, पौधों, सूक्ष्म जीवों तथा संपत्ति में पाए जाने वाले अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण के अनेक घटक हैं। इन सभी घटकों के बीच में परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा संतुलन स्थापित रहता है। उस पर्यावरण में ही जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। लेकिन यह संतुलन बिगड़ने पर जीवों को अपना जीवन चक्र चलाने में अत्यंत कठिनाई होने लगती है। इस प्रकार के किसी घटक को वातावरण में कम या अधिक कर देना अथवा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन जो जीवों के जीवन क्रम को अवांछित रूप से प्रभावित करते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण इस प्रकार है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना। दूसरा, घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। तीसरा, उद्योगों में अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास। चौथा, वाहित मल का नदियों में गिरना। स्वचालित निर्वातक। छठवां, रेडियोधर्मी पदार्थ। सातवां, कीटनाशक पदार्थ। तो अब हम देखेंगे बच्चों आर्थिक विकास के कारण पर्यावरणीय अवनति अर्थात पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो पहला देखते हैं बच्चों
हम वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत जब यंत्रीकरण तथा स्वचालित मशीनों पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है, ऊर्जा के स्रोत जैसे हम देखते हैं कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल आदि का अत्यधिक प्रयोग के कारण बड़ी मात्रा में वायु धुआं छोड़ा जाता है। यह धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किए जाने वाला खर्च विकास की सामाजिक लागत को बहुत चौंका देने वाला घटक बनता जा रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों दूसरा, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण औद्योगिक उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कपड़ा उद्योग के विकास का विशेष रूप से जिक्र किया जाता है। कपड़ा उद्योग में विरंजक तथा रंगाई की प्रक्रिया रसायनों के गहन प्रयोग पर आधारित है। औद्योगिक अपशिष्टों को प्रायः आस पड़ोस की नदियों या नहरों में बहा दिया जाता है और यही जो है जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसका स्पष्ट परिणाम जल संक्रामक बीमारियां जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनसे मानव जीवन और पशु जीवन नष्ट हो रहे हैं और जो मछलियां हैं जो पानी के सहारे जीवित रहती है वो नष्ट हो रही है। अब तीसरा पढ़ेंगे बच्चों हम ध्वनि प्रदूषण। तो मशीनीकरण एवं स्वचालित प्रक्रिया शोर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मशीनें शोर पैदा करती है, इनकी हार्स पावर क्षमता जितनी अधिक होगी शोर उतना भी अधिक होगा। अकारण शोर बहुत उत्तेजक होता है तथा इसमें जीवन की गुणवत्ता का पतन होता है। लोहा तथा इस्पात के सहारे जो असंगठित क्षेत्र में प्राय बहरापन कर देने वाली आवाज हमको सुनाई आती है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चौथा, रेडियोधर्मी तथा तापीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कण और किरणें उत्पन्न करते हैं। ये कण तथा किरणें वायु, जल तथा मिट्टी में मिलकर प्रदूषण करते हैं। नाभिकीय विस्फोट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हाइड्रोजन बम, ये सब रेडियोधर्मी तथा तापीय प्रदूषण के कारक है। अब हम पांचवा पढ़ेंगे बच्चों मृदा प्रदूषण। तो ये प्रदूषण जो है मिट्टी में अस्वाभाविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। प्रदूषित जल, वायु, उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। इसके काफी हानिकारक परिणाम देखने को मिल रहा है। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और कभी कभी पौधे मर जाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं। तो क्यों पिघल रहा है ग्लेशियर? तो उसका सबसे पहला कारण यह है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके हम रोजाना वायुमंडल में 2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ेलते हैं। 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ता है। वर्ष भर में हम 700 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में उड़ेल रहे हैं। अब ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इसका दूसरा कारण है जंगल और समुद्र से बुरी खबर। ये बुरी खबर क्या है? तो जंगल और समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का सबसे बड़ा केंद्र माने जाते हैं, लेकिन एक ताजा रिसर्च के अनुसार अब जंगलों और महासागरों ने भी कार्बन डाइऑक्साइड उगलना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर निकल रहा है, उड़ रहा है। तीसरा कारण ग्लेशियर पिघलने का वो है आसमान से भी है खतरा। आसमान से भी खतरा है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं पिघल रहा है, इन गैसों से ओजोन परत भी नष्ट हो रही है। ओजोन परत ही हमें सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इसका चौथा कारण है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन खतरे में। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र का 15% हिस्सा समुद्र में मिल जाएगा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलनी शुरू हो तो हालत और भी बदतर हो जाएंगे।
पांचवा कारण है ग्लेशियर पिघलने का, वो है बढ़ जाएगा धरती का तापमान। तो आईपीसीसी की पेरिस में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में धरती का तापमान 1.8 से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट 113 देशों के 3750 पर्यावरण वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। छठवां कारण है बच्चों, अमेरिका में ऊर्जा खपत ज्यादा है, इस कारण भी जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों का चौथाई हिस्सा अकेले अमेरिका उगलता है। ग्रीन हाउस गैसों का चौथाई हिस्सा अकेले अमेरिका उगलता है। यही नहीं, अमेरिका में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भारत या चीन के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा है। यह भी जो है ग्लेशियर के पिघलने का कारण है। सातवां कारण है बच्चों, 21% सिकुड़ गए ग्लेशियर। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टीम ने हिमालय के 450 ग्लेशियर का ताजा सर्वे किया। इस सर्वे के अनुसार ग्लेशियर 21% तक सिकुड़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण के खतरे। तो पहला खतरा इसका क्या है पर्यावरण का, कि विश्व में कृषि योग्य भूमि में निरंतर वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है। उपजाऊपन भूमि की कमी से इसकी उत्पादकता में कमी आने के कारण खाद्यान्नों की विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण का दूसरा खतरा, जल प्रदूषण के कारण मत्स्य भंडार कम हुए हैं। समुद्र का जल जल जीवों के लिए जीवनदायक न रहकर जानलेवा साबित हो रहा है। परिणाम स्वरूप समुद्र किनारे लोगों के लिए जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। अब कई तटों पर रहने वाले लोग दूसरे स्थानों पर पलायन करने लगे। पर्यावरण का तीसरा खतरा, जल की मात्रा सीमित है, जबकि जल की पूर्ति मांग अथवा मात्रा असीमित है। जल की सीमित मात्रा के साथ साथ मानव ने नदियां व समुद्र के पानी को भिन्न भिन्न ढंगों से प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता। चौथा खतरा बच्चों, वातावरण की स्वच्छता के लिए वन अनिवार्य है। केवल प्रकृति में ही वन जो है दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड के भक्षक है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। आज के युग में जनसंख्या व उद्योगों के विस्तार के कारण स्वच्छ हवा का अभाव होता जा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई ने जलवायु को प्रभावित किया है, प्रकृति की जैव विविधता को असंतुलित किया है। पांचवा पर्यावरण का खतरा, वायुमंडल में ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिससे पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, समुद्र तल ऊंचा उठने लगा है और इसके कई कारण हैं। परिणाम स्वरूप कई देशों का जलमग्न होने की संभावना बढ़ रही है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापक्रम में वृद्धि। कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ने से वैश्विक ताप वृद्धि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कुछ रसायनों का फैलाव होने के कारण वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तटीय देशों में डूबने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है। धरती के लिए, जीवन के लिए यह जो है प्रलयकारी साबित होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। तो आज पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों से अच्छी तरह परिचित है। यदि उसके पड़ने वाले प्रभाव को ही ले ले
तो पूरे विश्व के पर्यावरण पर इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है। विश्व के कई बड़े बड़े तटीय शहर समुद्र में डूब जाएंगे। वैश्विक तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा होगी। वैश्विक तापमान बढ़ने से शुद्ध पर्यावरण मुहैया न होने से लोगों में मानसिक तथा हृदय रोग संबंधी उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों का मानसिक विकास खतरे में आ गया है। विश्व में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है। परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न हो रही है। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण कुछ बीमारियां जैसे एड्स, टीबी, कैंसर, मलेरिया महामारी का रूप धारण करने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सातवां, समुद्र तटीय प्रदूषण वैश्विक चिंता का एक और महत्वपूर्ण कारण है। भूमि की मात्रा सीमित है, परंतु जनसंख्या में वृद्धि हुई है और विकास की होड़ में अनावश्यक उत्पादन होता है तथा जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है और बहुत से देश अपने अपशिष्ट पदार्थ को समुद्र में फेंकने लगे हैं, जिससे अनेक विश्वव्यापी समस्याएं बढ़ने लगी है। समुद्र तटों पर प्रदूषण बढ़ा है, जिसने पर्यावरण को बुरा प्रभाव डाला है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्लब ऑफ रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्लब ऑफ रोम है ना। तो वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताया है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। अब इसमें कौन कौन सी बातें की गई, तो इसमें जो मुख्य बातें थी वो ये था कि मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव, परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव, दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने का प्रस्ताव, राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्य के संबंध में सरकारों को सिफारिशें पेश करना। अब हम दूसरा सम्मेलन पढ़ेंगे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विश्व समझौते की पुष्टि 1975। तो 1975 में अधिकांश राज्यों ने पर्यावरण से संबंधित विश्व स्तरीय समझौते को अपनी स्वीकृति प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाया। इन समझौतों में क्या क्या बातें थी, तो पहला चीज था कि तेल प्रदूषण की हानि के लिए असैनिक दायित्व तथा अंतरराष्ट्रीय अभिसमय सन 1969। दूसरा, तेल प्रदूषण के उपघातों के विषय में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समय सन 1969। तीसरा था अंतरराष्ट्रीय महत्व की नम भूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के स्थान पर अभिसमय सन 1971। चौथा, कूड़ा करकट तथा अन्य के ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय सन 1972। पांचवा, विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय सन 1972। छठवां, संकटापन्न या जोखिम में पड़े हुए पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय सन 1973। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, रियो सम्मेलन। ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित की गई और इस सम्मेलन में 170 देशों व अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बना। इस सम्मेलन को धरती सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धरती पर फैलने वाले प्रदूषण अथवा पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुल 21 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, टिकाऊ विकास किसे कहते हैं या सतत विकास किसे कहते हैं।
तो इस सम्मेलन में सतत विकास या टिकाऊ विकास की प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया। टिकाऊ विकास ऐसे निरंतर चलने वाले विकास को कहा जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए न तो वर्तमान पीढ़ी के लिए और न ही आने वाली पीढ़ी के लिए विनाशकारी होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो संसाधन है उसका उपयोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए यथावत बनी रहे, वो कहलाता है टिकाऊ विकास। तो पांचवा पढ़ेंगे बच्चों, विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक। तो 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, छठवां, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इस संधि में 1997 में जापान के शहर क्योटो में हस्ताक्षर किए थे और इसमें कहा गया था कि विकसित देश 2008 और 2012 के बीच अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 की तुलना में 5% कम कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2013 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। यह प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त हो गया तथा इसको बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मॉन्ट्रियल समझौता 2007। तो ये जो समझौता है जलवायु परिवर्तन पर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया शिखर सम्मेलन का परिणाम है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। तो विश्व की साझी संपदा या विरासत से तात्पर्य उस संपदा से है जिस पर किसी का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी, ये सब साझी संपदा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार विश्व के कुछ क्षेत्र या भाग किसी एक देश के संप्रभुत्व क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इनका प्रबंधन भी साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संपदा या विश्व संपदा में कौन कौन शामिल है? तो अंतर्राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संपदा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों की वैश्विक संपदा की रक्षा के उपाय। तो वैश्विक संपदा, विश्व की साझी संपदा का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। वैश्विक संपदा की रक्षा का दूसरा उपाय है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के लिए बनाए गए पर्यावरणीय न्यायालय या प्रोटोकॉल का भी सभी देशों के द्वारा मानना स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा है विश्व की साझी संपदा में शोध तथा ज्ञान को बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इस संपदा के व्यावसायिक उपयोग अथवा हथियारों के भंडार आदि के लिए मनाही होनी चाहिए। चौथा, महासागरों तथा बाह्य समुद्रों में पर्यावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। इन क्षेत्रों के प्रदूषण पर रोक लगाया जाना चाहिए। पांचवा, साझी संपदा के अंतर्गत उसके संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि विकसित देश इस संबंध में उचित तकनीकी का विकास करे तथा उसे आसान शर्तों पर अन्य देशों को उपलब्ध कराए। अब हम अगला पढ़ेंगे बच्चों विश्व की साझी संपदा। इस पर अलग अलग देशों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो विश्व के जितने लोग हैं सभी को विश्व की साझी संपदा पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे टिकाऊ बनाना अनिवार्य है, तभी जो है विश्व में पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं विश्व की साझी संपदा हेतु अलग अलग देशों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो यहां पर देखते हैं बच्चों हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में काफी अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। इनका कहना है कि हर देश की जिम्मेदारी बराबर होना चाहिए, जबकि जो दक्षिण के देश है उनका तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने में विकसित देशों के औद्योगिक विकास का ज्यादा योगदान है।
और ये जो है मान्यता है कि विकसित देशों ने ज्यादा नुकसान किया है तो उनको जिम्मेदारी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने की उठानी चाहिए। और ये किसी हद तक सही भी है, क्योंकि विकसित देश अपना पूर्ण औद्योगिक विकास कर चुके हैं, जबकि विकासशील देश औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। 1992 में हुए एक पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों के इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 22% है, जबकि वे मोटे तौर पर 88% प्राकृतिक संसाधनों एवं 73% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। साथ ही विश्व की जो 85% आय पर उनका नियंत्रण है। दूसरी ओर जो विकासशील देश है उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से 78% है, जबकि वे महज 12% प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और मात्र 27% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उनकी आय विश्व की आय की केवल 15% ही है। विकसित देश कम जनसंख्या होने के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग कर अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, इसलिए उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठाना चाहिए, जिससे पर्यावरण जो है वो संरक्षित रहे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण के संबंध में विकसित और विकासशील देशों की दृष्टिकोण में भिन्नता। तो पर्यावरण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी। विकासशील देश यह मानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन की जो वर्तमान चुनौती है विश्व के सामने में, उसके लिए मुख्य रूप से विकसित देश ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपने विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। फिर भी विकसित देशों का मानना है कि विकासशील देशों को भी इस संबंध में समान जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। उनका मानना है कि भारत और चीन जैसे बड़े विकासशील देश है, उन देशों में पर्यावरण के क्षरण की जिम्मेदारी ज्यादा है। उन लोगों ने जो है पर्यावरण का क्षरण ज्यादा किया है जनसंख्या अधिक होने के कारण। तो विकासशील देश इस बात पर जोर देते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण में उनके यहाँ प्रति व्यक्ति योगदान विकसित देशों से बहुत कम है। अतः प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड की दृष्टि से अमेरिका और अन्य देशों की जिम्मेदारी पर्यावरण प्रदूषण में अधिक है। दूसरा कारण है वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था। तो ग्रीन अर्थव्यवस्था को लाने तथा जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौती से निपटने के लिए नई तकनीक व वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त संसाधन आवश्यक है। तीसरा, समायोजन तथा निराकरण। समायोजन का तात्पर्य है कि पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का सामना करने के लिए क्षमता का विकास किया जाए, जबकि निराकरण का तात्पर्य है कि इन समस्याओं को जन्म देने वाले कारणों को समाप्त किया जाए। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि विकसित देश निराकरण के उपायों पर बल दे रहा है तथा वे चाहते हैं कि विकासशील देश निराकरण के उपायों को प्राथमिकता प्रदान करें। चौथा कारण है सामान्य लेकिन क्षमता के अनुसार विभेदीकृत जिम्मेदारी। विकसित देशों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी देशों को समान रूप से योगदान देना चाहिए, जबकि विकासशील देशों का मानना है कि उनकी क्षमता कम है, अतः पर्यावरण के संरक्षण में उनका योगदान भी उनकी क्षमता के अनुपात में ही होना चाहिए। अब पांचवा पढ़ेंगे बच्चों, विकास की आवश्यकता। तो विकासशील देशों का मानना है कि वे विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों से बहुत पीछे है, अतः उनकी विकास प्रक्रिया में पर्यावरण प्रतिबंधों के कारण शिथिलता आएगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर 2002 में हस्ताक्षर किए। भारत, चीन और अन्य विकसित देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। भारत इस बात को जरूरी मानता है
कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज प्रतिबद्धता को पूरी कर सके। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, भारत में पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयास। तो भारत ने पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए हैं, उनमें अपन पहला देखते हैं, संविधान में संशोधन किया है। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, विभिन्न कानून बनाए गए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई, पर्यावरण सुरक्षा के लिए संस्थाओं की स्थापना की गई, पर्यावरण पर्व मनाया जाता है, गोविंद वल्लभ भाई हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था का गठन किया गया, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक नीति बनाई गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चिपको आंदोलन। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। तो ग्रामीण भारत के लिए वन जीविका उपार्जन का एक मुख्य साधन है, खासकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, जो वन जीवन रेखा के समान होता है। सन 1970 तथा सन 1980 के दशकों में भारत में ग्रामीण एवं पहाड़ी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों ने पेड़ कटाई का विरोध किया। यह विरोध आंदोलन के रूप में संपूर्ण भारत में फैल गया, जो कि चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन का शब्द चिपको का पर्याय गले लगाओ, आलिंगन करना। ग्रामीण ने व्यवसायियों ठेकेदारों से पेड़ काटने से बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन कर उसे कटने से बचाने का प्रयास किया। यह है चिपको आंदोलन। तो अप्रैल सन 1973 में उत्तर प्रदेश में अलकनंदा की घाटी में मंडल गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले 5 वर्षों तक यह जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में फैल गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अलकनंदा घाटी में जंगल में एक भूखंड आवंटित कर दिया। परिणाम स्वरूप वहां के जो निवासी थे उनका आक्रोश फूट गया, क्योंकि पूर्व की जो सरकार थी उन्होंने वहां के निवासियों के कृषि औजार के उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जन आंदोलन इतना संगठित हुआ कि सरकार ने व्यवसाय कंपनी को वन प्रदेश में भूखंड आवंटित करने तथा खेल सामग्री बनाने के पट्टे को निरस्त कर दिया। इस तरह उस प्रदेश में हजारों पेड़ कटने से बच गए। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधीवादी समाजवादी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चिपको आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे। तो चिपको आंदोलन के उदय का कारण यह था, पहला कारण कि ग्रामीणों ने पुरजोर से सरकार के सामने ये मांग की कि वनों की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों की यह भी स्पष्ट मांग थी कि स्थानीय जनता का जल, जंगल और जमीन आदि प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा कारण यह था चिपको आंदोलन के उदय का कि स्थानीय लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए तथा इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया तथा न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग भी उठाई गई। तीसरा, इस क्षेत्र में सक्रिय जो जंगल कटाई के ठेकेदार थे वो लोग यहाँ के पुरुषों को देसी शराब की आपूर्ति का व्यवसाय भी करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जिससे चिपको आंदोलन का दायरा और विस्तृत हो गया। उसमें कुछ और सामाजिक मुद्दे आकर जुड़ गए और इन सारी चीजों का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चिपको आंदोलन का प्रभाव।
तो चिपको आंदोलन को जो सफलता, हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, भारत के विभिन्न हिस्सों में उठे अनेक जन आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत भी ये जो आंदोलन चिपको आंदोलन वो बन गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। तो पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, इसके अंतर्गत जो बातें की गई है, पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। तो ये पर्यावरण आंदोलन की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। ये कैसे है, तो इसके बारे में पहला चीज पढ़ते हैं अपन। तो दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत बड़ा दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रिय दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। दूसरा, खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना का विरोध हुआ है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भारत में बांध विरोधी और नदी हित ऐसी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अब हम ग्रीन पीस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यूरोप का ग्रीन पीस आंदोलन पर्यावरण संरक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के द्वारा पर्यावरण के क्षरण के लिए उत्तरदायी सरकारी नीतियों का विरोध किया जाता है। ग्रीन पीस ने हाल ही में फ्रांस द्वारा प्रशांत महासागर पर किए गए परमाणु परीक्षण का तीव्र विरोध किया था। कई देशों में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ग्रीन पीस नाम के राजनीतिक दल भी गठन किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संसाधनों की भू राजनीति। तो वैश्विक राजनीति में सभी देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जिसमें सभी देश संसाधनों पर अधिक से अधिक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। किसी भी देश को अमीर, शक्तिशाली या विकसित बनाने में संसाधनों की अहम भूमिका रहती है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा है। तो अब देखेंगे बच्चों विश्व राजनीति में भू संसाधनों की राजनीति को किन किन बातों से लिया जाता है। तो विश्व राजनीति में सबसे पहले भू संसाधन की राजनीति इमारती लकड़ी से संबंधित है। तो पहली राजनीति इमारती लकड़ी की राजनीति। तो किसी भी देश की नौसैनिक शक्ति इमारती लकड़ियों पर टिकी होती है। विदेशी व्यापार भी नौसैनिक शक्ति से संबंधित है। जहाज के सहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता रही है। अब दूसरी जो राजनीति होती है बच्चों, वो तेल के भंडार से संबंधित राजनीति होती है, वैश्विक राजनीति। तो 20वीं सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर थी। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का इतिहास रहा है। पश्चिमी एशिया में कुल तेल उत्पादन का 64% हिस्सा मौजूद है। केवल खाड़ी क्षेत्र में ही 30% तेल विद्यमान है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का तेल भंडार दूसरे नंबर पर है। अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत भी इस तेल की खपत बहुत ज्यादा करते हैं। सभी देश इन तेल उत्पादक देशों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों
जल संसाधन पर राजनीति। तो जल संसाधन विश्व के हर भाग में स्वच्छ जल समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक होने की संभावना बनी रहती है। विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने इसको जल युद्ध शब्द से भी गढ़ा है। देशों के बीच में स्वच्छ राजनीतिक जल संसाधनों को हथियाने के लिए हिंसक झड़पें होती है। इसका प्रमुख उदाहरण 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच हुआ जंगा संघर्ष। बहुत से देशों के बीच में नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। अब चौथा जो राजनीति होता है, मनपसंद सरकार तथा उसकी बहाली और बहुराष्ट्रीय निगमों का समर्थन। तो शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने संसाधनों की आपूर्ति के लिए कई कदम उठाए, जिनमें संसाधनों का दोहन, उससे संबंधित इलाके तथा समुद्री परिवहन मार्गों पर सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की स्थापना और बहुराष्ट्रीय निगमों और उनके हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना, ये सारी चीजें शामिल थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मूलवासी और उनके अधिकार। तो मूलवासी का मतलब यह है कि सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासी को पहली बार परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी देश में काफी लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, फिर भी दूसरी संस्कृति के लोग उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन कर लिए। कालांतर में ये लोग जंगलों या पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। आज भी ये लोग बाद में आने वाली संस्कृति तथा वर्तमान संस्थाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के बजाय अपनी संस्कृति और परंपराओं और रीति रिवाजों तथा विशिष्ट सामाजिक आर्थिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। जंगलों या पर्वतीय क्षेत्रों में धकेले गए इन मूलवासियों ने अपनी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को हमेशा बनाए रखा है। मुख्य जनसंख्या से अलग रहने के कारण ये लोग आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से अछूते रहे और तौर तरीकों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए समय समय पर मूलवासी अपने कुछ अधिकारों की मांग भी रखते हैं। अब ये जो मूलवासी है अपने कौन कौन से अधिकार की मांग रखते हैं? तो मांग है, पहला, मूलवासी अपने को पृथक पहचान रखने के लिए समुदाय के रूप में जाना जाए, ये पहला उनका मांग है। दूसरा, देश के विकास में होने वाले लाभ में मूलवासियों की भी भागीदारी होना चाहिए। तीसरा, विश्व में मूलवासियों को बराबर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। चौथा, मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो। तो यह है मूलवासियों की मांग। अब पढ़ेंगे बच्चों भारत में पावन वन प्रांतर। तो बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। इसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिलती है। हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं। बहुत से मंदिरों का निर्माण जो है देव स्थान में हुआ है। नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद होने लगी है। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्व सामान्य हित
विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है। तो ये जो शब्द है मूलवासी, वो भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ जनसंख्या का लगभग 8% है। भारत में मूलवासी अधिकारों की मांग हेतु कई आंदोलन किए, जैसे पूर्वी भारत में खासी आंदोलन, कुका आदिवासी जाति का विद्रोह, संथाल आंदोलन, मध्य भारत में क्रोलियार आंदोलन, मुंडा आंदोलन, भूमिज आंदोलन और जाति विद्रोह। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मूलवासियों के लिए खतरे। तो ये मूलवासियों के लिए कौन कौन से खतरे हैं? तो खतरा 1, मूलवासी अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि पर निर्भर है, परंतु विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि योग्य भूमि को दोहन करके अपने हित में शुरू कर दिया है उपयोग करना, जिससे मूलवासियों के जीवन पर खतरे पैदा हो गए हैं। दूसरा खतरा, मूलवासियों के जीवन यापन पर खतरा पैदा होने के कारण इनको पलायन करना पड़ता है। मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के अब उपाय देखते हैं, क्या क्या उपाय है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी तक औपनिवेशिक काल में यह दृष्टिकोण प्रचलित था कि आदिवासी एक असभ्य समुदाय है, अतः उन्हें नियंत्रित कर आधुनिक मापदंडों के अनुसार उनको सभ्य बनाया जाना आवश्यक है। परंतु 20वीं सदी में यह दृष्टिकोण बदल गया। अब यह दृष्टिकोण मान्यता प्राप्त कर गया है कि वे जिस रूप में हैं उसी रूप में उनके सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उनके परंपरागत अधिकारों व संस्कार एवं पहचान को बचाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में मूल निवासियों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा अपनी विशिष्ट संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का अधिकार एवं मान्यता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासियों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। तो उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने क्या प्रयास किया? तो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 1972 में मूल निवासियों की पहचान के लिए एक कार्यदल का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 2007 में मूल निवासियों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उनके अधिकारों के हनन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। मूल निवासियों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी मंच भी 2000 में गठित किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी अन्य संधियां जैसे जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता अभिसमय, उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1989 में मूल निवासियों के अधिकारों के लिए एक समझौते को लागू किया, जिसमें कहा गया कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है तथा प्रत्येक देश द्वारा उनकी पहचान व अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, विश्व बैंक ने भी प्रयास किया। तो विश्व बैंक ने 1991 में जारी एक समझौते के अंतर्गत मूल निवासियों की विशेषताओं को रेखांकित करने के साथ साथ इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक देश द्वारा इनकी अस्मिता की रक्षा के लिए प्रयास किया जाए। अन्य प्रयास क्या क्या किए गए? तो मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य संस्थाओं जैसे आर्कटिक काउंसिल, विभिन्न मानवाधिकार आयोग तथा गैर सरकारी संगठन, इन सारे लोगों ने आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा का प्रयास किए। निष्कर्ष यह है कि मूल निवासियों के सांस्कृतिक व आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा इन अधिकारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत भी मूलवासी के अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान में प्रावधान है कि इनके अधिकारों की रक्षा हेतु
जनजाति आयोग का गठन किया गया है। आरक्षण व विविध विशेष सुविधा प्रदान की गई है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।